सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। और हाँ गाइज़, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिनका नाम अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुए थे। तो वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो वो था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और भाषा थी प्राकृत भाषा और लिपि था ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है अशोक का प्रतीक कौन सा है। तो वो है सिंह स्तंभ। अशोक का प्रतीक है सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न है अशोक का धम्म नीति किससे संबंधित थी। तो वो संबंधित थी धार्मिक सहिष्णुता से। अशोक का जो धम्म नीति है वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे ने की, यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था। तो वो विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त जो है वो विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रस्थिति किसने लिखी थी। तो वो हरिसेन ने लिखी थी। याद रखना है, हरिसेन द्वारा लिखी गई थी इलाहाबाद प्रस्थित। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो वो स्वर्ण युग से। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस काल के वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट जवाब है गुप्त काल के। आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली की खोज किसने की। तो वो आर्यभट्ट ने की थी। दशमलव प्रणाली की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो वो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट और वानभट्ट ने ही हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है। तो वो है वानभट्ट। वानभट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र पुस्तक। अगला प्रश्न है कि हर्ष का चीन से संबंध किस यात्री ने स्थापित किया। तो वो हेनसांग। हेनसांग ने चीन से संबंध किया। अगला प्रश्न है कि हेनसांग किस धर्म का अनुयायी था। तो वो था बौद्ध धर्म का। हेनसांग जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
अगला प्रश्न है गाइस, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो स्थित था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार राज्य में। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो वो था फहान। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फहान। अगला प्रश्न है कि फहान किस काल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फहान। अगला प्रश्न है कि हर्ष के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश उभरा? तो राजवंश था प्रतिहार वंश। हर्ष के बाद उत्तर भारत में जो राजवंश उभरा वो था प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो वो महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो किताब उल हिंद। अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है पंजाब पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में। बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद जो है वो राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की चौथी परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की चौथी परिषद जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो वो कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है पुरुषपुर में थी। कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? तो वो महायान जो संप्रदाय है वो कनिष्क के समय प्रमुख था। याद में रखना है महायान, यानी बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय है जो कि हीनयान और महायान है। तो महायान जो था कनिष्क के समय में एक प्रमुख संप्रदाय था। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो वो थी बौद्ध धर्म से। गंधार कला शैली जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली पर किस देश की कला का प्रभाव था? तो वो था यूनान ग्रीस का। गंधार कला शैली पर यूनान और ग्रीस देश की कला का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो उसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। अमरावती कला शैली का जो विकास है वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो हिंदू बौद्ध और जैन। हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा गुफाएं। अगला प्रश्न है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो वो था कृष्ण प्रथम। एलोरा का जो मंदिर है वो बनाया था कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे गुप्त काल में नवरत्न। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब है विक्रमादित्य ने की थी। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कनिष्क ने। राजा कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो राइट जवाब है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा।
अगला प्रश्न है मेघदूत किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न कालिदास किस काल के कवि थे? तो सही जवाब है गुप्त काल के कवि थे कालिदास। अगला प्रश्न बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा था? तो सही जवाब है बुद्ध चरित। बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ था बुद्ध चरित। अगला प्रश्न बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है अश्वघोष। बुद्ध चरित पुस्तक जो है वो अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो महाभाष्य के लिए। याद रखना है पतंजलि जो है वो महाभाष्य ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही आदमी का नाम था, तो सही जवाब हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो वो थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अगला प्रश्न वाहार मिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है ज्योतिष और खगोल से संबंधित थे वराह मिहिर। अगला प्रश्न वराह मिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो है बृहत संहिता। वराह मिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक है बृहत संहिता। अगला प्रश्न है आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो वो ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने दी थी शून्य की अवधारणा सबसे पहले। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट को दिया जाता है। दशमलव प्रणाली का श्रेय जो है वो आर्यभट्ट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस विषय के विद्वान थे? तो वो थे रसायन विज्ञान। नागार्जुन रसायन विज्ञान में विद्वान थे। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? अब उन्होंने कहा था कि यह गोल है और घूमती है। आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और यह घूमती है। अगला प्रश्न जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है पाली भाषा में। जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ की सदस्यता न्यूनतम किस आयु में मिलती थी? तो इसका सही जवाब है 20 वर्ष में। न्यूनतम 20 वर्ष की आयु में बौद्ध संघ की सदस्यता मिलती थी। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं? तो वो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस तीर्थंकर ने दिया? तो वो पार्श्वनाथ ने दिया था। जैन धर्म में अहिंसा का जो महत्व है वो पार्श्वनाथ ने दिया था। अगला प्रश्न जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? एक श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर है जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं धर्म चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र कहलाता है धर्म चक्र। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बुद्ध का प्रथम उपदेश। सारनाथ का जो स्तूप है वो संबंधित है बुद्ध के प्रथम उपदेश से, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? तो महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। महापरिनिर्वाण का अर्थ है
मृत्यु। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है? तो वो है सिंह। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक पशु है वो है सिंह। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? तो वो है पीपल का पेड़। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक वृक्ष है वो है पीपल का पेड़। अगला प्रश्न है कि बोधगया किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब है फल्गु नदी के तट पर। बोधगया जो है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने विदेशों में किया था? तो वो सम्राट अशोक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार जो है वो विदेशों में किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो वो भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा गया था? तो श्रीलंका में भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका देश में भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है कि किसने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया? तो वो था कुमारजीव। कुमारजीव ने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो किया था चीन देश में। अगला प्रश्न है कि धम्म शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है धर्म। धम्म शब्द का अर्थ होता है धर्म। अगला प्रश्न बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति। बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य थी महाप्रजापति। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुओं को के वस्त्र का रंग कैसा होता था? तो वो केसरिया कलर का होता था। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र का रंग जो है वो केसरिया कलर होता था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो वो नाम था पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए थे? तो भाषा थी प्राकृत भाषा। अशोक ने प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखवाए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वो था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिला है? तो वो मिला है गिरनार में भी, सांची में और खालसी में। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के सभी आंसर इसके सही है। अगला प्रश्न है कि अशोक का धर्म क्या था? तो वो था बौद्ध धर्म। अशोक का धर्म था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है कौटिल्य। याद रखना है चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र ग्रंथ। अगला प्रश्न है मौर्यकाल में विदेशी यात्रियों में सबसे पहले प्रसिद्ध कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। याद रखना है मेगास्थनीज था सबसे प्रसिद्ध, यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो सही जवाब है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला प्रश्न है कि अशोक के पश्चात मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। अशोक के पश्चात मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। नेक्स्ट, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने की थी बृहद्रथ की हत्या। फिर बृहद्रथ की हत्या करने के बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो ब्राह्मण था।
पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था। अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो वो कण्व वंश आया था। शुंग वंश के बाद में कण्व वंश का उदय हुआ। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी प्रतिष्ठान में। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान में। अगला प्रश्न है, सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुख। सातवाहक वंश का संस्थापक था सिमुख। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किससे युद्ध किया था? तो उसने शक से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही जवाब है पुरुषपुर में बनाई थी। कनिष्क ने अपनी जो राजधानी है वो पुरुषपुर में बनवाई थी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित हुए? तो वो चतुर्थ यानी चौथा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो वो कनिष्क के काल में हुआ था। गंधार कला शैली का जो विकास है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कुषाणों की मुद्रा पर किस देवता की मूर्ति अंकित होती थी? तो वो भगवान शिव की। कुषाणों की मुद्रा पर भगवान शिव की मूर्ति अंकित होती थी। अगला प्रश्न है कि गंधार कला पर किस देश का प्रभाव था? तो वो था यूनान देश का। गंधार कला पर यूनान देश का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया था? तो वो था कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के साथ विवाह किया था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो भारतीय नेपोलियन के से जाना जाता था समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ मिला है? तो वो मिला है प्रयाग में। समुद्रगुप्त का अभिलेख मिला था प्रयाग में। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो वो हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो वो था राजा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रसिद्ध नाम था वो था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन में थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी? तो वो मुद्रा थी सोने की मुद्रा। गुप्त काल में सोने की मुद्रा प्रचलित थी और इसलिए इसे स्वर्णिम युग भी कहा जाता था। अगला सवाल है, फहान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फहान जो है वो भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला सवाल, फहान किस देश का था? तो वो था चीन का। फहान जो था वो चीन देश का था। अगला प्रश्न है कि फहान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था धर्म यात्रा। फहान का मुख्य उद्देश्य था धर्म यात्रा। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन का क्या कारण था? तो वो हून आक्रमण था। गुप्त वंश के पतन का कारण था हून आक्रमण। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो सही जवाब है पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब है कन्नौज में थी। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज में। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान कौन सा था?
तो वो था धर्म महामोक्ष परिषद, हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो वो वानभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन की आत्मकथा जो है वो वानभट्ट द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि वानभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वो है हर्षचरित्र। वानभट्ट की जो प्रसिद्ध कृति है वो है हर्षचरितम। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि हेनसांग भारत आया था किसके शासनकाल में? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो है वो भारत आया था। हेनसांग किस देश का था? तो वो चीन देश से आया हुआ था, चीनी यात्री था हेनसांग। अगला प्रश्न है कि हेनसांग की यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में है? तो वो ग्रंथ है सीयू की। हेनसांग की यात्रा का जो विवरण है वो है सीयू की में। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था वो था वानभट्ट। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो था कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया था? तो वो था 1193 में। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? तो वो गंधार काल में प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो वो व्याकरण के विद्वान थे। पाणिनि व्याकरण के विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि पाणिनि की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वो है अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो प्रसिद्ध कृति है वो अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट, पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो उसने महाभाष्य और योग सूत्र दोनों लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबार में थे? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन में जो अर्थशास्त्र है वो जो है वो कालिदास की कृति नहीं है, क्योंकि ये जो है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो सही जवाब है गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे आर्यभट्ट। गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सही जवाब है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो सही जवाब है ब्रह्मगुप्त ने किया था दशमलव प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है कि बृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो थे वराहमिहिर। बृहत संहिता ग्रंथ के जो रचयिता थे वे थे वराहमिहिर। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है धन्वंतरी को। आयुर्वेद का जनक जो है वो धन्वंतरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता। अगला प्रश्न है कि सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? तो वो शल्य चिकित्सा पर है। सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य संहिता पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो भास्कराचार्य को दिया जाता है भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो वो भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न, ब्रह्मगुप्त
किस शासक के दरबार में थे? तो वो थे विक्रमादित्य के दरबार में। अगला प्रश्न है बृहस्पति सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है ब्रह्मगुप्त थे बृहस्पति सिद्धांत के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है वात्स्यायन। कामसूत्र पुस्तक लिखा था वात्स्यायन ने। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? तो वो है राजनीति और अर्थनीति का। राजनीति और अर्थनीति का वर्णन है अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है कि धम्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? तो वो है धर्म का उपदेश देना। धम्मचक्र प्रवर्तन का जो अर्थ है वो है धर्म का उपदेश देना। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है धर्मचक्र। बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह है धर्मचक्र। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षु का वस्त्र किस रंग का होता था? तो वो था पीला रंग का होता था बौद्ध भिक्षु का वस्त्र। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।